कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के काले धन पर आयकर विभाग ने हल्ला बोल दिया और 353 करोड़ कैश जब्त कर लिया। कांग्रेस के संरक्षण की वजह से 20 साल तक बचे रहे विधायक सुनील केदार को आखिरकार अदालत ने 150 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में दोषी करार दिया और अगले कुछ दिनों में उसे सजा सुना दी जाएगी। अब बारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की है, जिन्होंने महज 600 रुपए देकर अमेठी में 30 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। अब इस लुटी हुई जमीन को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के कब्जे से मुक्त कराने का वक्त करीब आ गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर अमेठी के लोगों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी में लोगों की जमीन लूट ली गई, ये काम गांधी परिवार ने किया। मैंने ये संसद में भी कहा है। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि अमेठी में गांधी परिवार ने 30 एकड़ जमीन केवल 600 रुपए में किराए पर ली। गांधी परिवार ने इस जमीन पर एक शानदार कॉम्प्लेक्स बना रखा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा इसके मालिक हैं। उन्होंने फैक्ट्री लगाने के नाम पर ये जमीन ली। एक जगह पर अल्पसंख्यक छात्रों के लिए जमीन थी, इन्होंने वो भी ले ली और वहां अपना ऑफिस खोल लिया। फिर जब इन छात्रों ने इस परिवार का विरोध करने के लिए धरना दिया तो इन्होंने इसे जेल भेज दिया। केंद्रीय मंत्री ने मिमिक्री विवाद को लेकर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, ये कांग्रेस सांसद ने एक नया निचला स्तर चुना है। वे जानबूझकर वहां खड़े थे और राज्यसभा की सभापति का जो अपमान हो रहा था उसे बढ़ावा दे रहे थे। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि संसद की सीढ़ियों पर आप भारत के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा सकते हैं। राहुल गांधी ने इसका वीडियो बनाया और इसे प्रोत्साहित किया। इस साल लोकसभा में राहुल गांधी ने कथित फ्लाइंग किस को लेकर हुए विवाद पर ईरानी ने फिर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इसका मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया है वह उनकी परवरिश को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि वे संसद को कितना महत्व देते हैं। अरविंद केजरीवाल जल्दी से जल्दी शराब घोटाला से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। फिलहाल तो उनके ऊपर ही ईडी का खतरा मंडरा रहा है। ईडी द्वारा 2 बार बुलाए जाने के बावजूद भी केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं गए। अब ईडी का अगला कदम क्या होगा, इस बात से केजरीवाल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। लेकिन केजरीवाल ने यह तय कर लिया है कि अब वे शराब घोटाला में पकड़े गए संजय सिंह और मनीष सिसोदिया से पीछा छुड़ा लेंगे। सबसे पहला नंबर संजय सिंह का है, जिसे कोर्ट ने यह कहकर जमानत देने से इनकार कर दिया कि उनके खिलाफ रिश्वत लेने के पक्के सबूत हैं। संजय सिंह की राज्यसभा की सदस्यता 27 जनवरी को खत्म होने वाली है और केजरीवाल संजय सिंह को दूसरी बार राज्यसभा में नहीं भेजेंगे। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल दागी नेताओं को कोई पद देने का इरादा नहीं रखते, मतलब कि संजय सिंह का पत्ता साफ हो गया। 19 जनवरी को 4 राज्यसभा सीट, दिल्ली की 3 और सिक्किम की 1 पर चुनाव होने जा रहे हैं। इन सीटों के सांसद का कार्यकाल अगले साल 27 जनवरी को खत्म हो रहा है। इसके चलते चुनाव आयोग ने कहा कि 19 जनवरी को इन सीटों पर चुनाव होंगे। दिल्ली में राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता और नारायण दास गुप्ता का 6 साल का कार्यकाल अगले 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है। दिल्ली के तीनों सांसद आम आदमी पार्टी के हैं। वहीं सिक्किम के हेशे लचुंगपा का कार्यकाल अगले साल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। खास बात यह कि संजय सिंह दिल्ली के शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। संजय सिंह सदन में अभद्र व्यवहार के कारण 24 जुलाई से राज्यसभा से निलंबित है। पहले संजय सिंह राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता थे, लेकिन शराब घोटाला में पकड़े जाने के बाद केजरीवाल ने पार्टी के नेता पद से संजय सिंह को हटाकर राघव चड्ढा को नेता बना दिया। ऐसे में आम आदमी पार्टी को अगले महीने होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का फैसला करना है। नामांकन प्रक्रिया 2 जनवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी और 9 जनवरी पर्चा दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख होगी। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और वोटों की गिनती शाम 5 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को राज्यसभा में 3 सीटें आवंटित की गई हैं। इसके पहले दिल्ली की एक अदालत ने शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के तहत केस दर्ज में जमानत देने से पहले कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त होना पड़ता है कि आरोपी अपराध में शामिल नहीं रहा है। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह इस शर्त पर खरा नहीं उतरते। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी या रिमांड पर भेजे जाने में कोई खामी नहीं पाई गई है। कोर्ट ने कहा कि सबूतों से साफ है कि संजय सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस बनता है वो सही है। सबूतों से साफ है कि सीबीआई की ओर से दर्ज केस से वो जुड़े रहे हैं, लिहाजा मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी भागीदारी बनती है। संजय सिंह की इस केस में गिरफ्तारी सही है। संजय सिंह के अब वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने पहले तर्क दिया था कि ईडी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले उनसे पूछताछ नहीं की थी। उन्होंने आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों के विरोधाभास का भी हवाला दिया था। ईडी ने जांच का हवाला देते हुए जमानत याचिका का विरोध किया और चिंता व्यक्त की थी कि संजय सिंह की रिहाई जांच में बाधा डाल सकती है।
सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है और गवाहों को प्रभावित कर सकती है। राजनीति में कुछ भी अनायास नहीं होता, हर छोटी छोटी बात का मतलब होता है। विपक्षी गठबंधन में बैठक के लिए जब नीतीश कुमार पटना से दिल्ली आ रहे थे, तब विमान में उनके जीतन राम मांझी से मुलाकात हो गई। अब लालू यादव दिल्ली से पटना आ रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से विमान में टकरा गए। पूरे रास्ते दोनों नेताओं के बीच बातें होती रहीं और जब दो नेता मिलेंगे तो क्रिकेट की बात तो होगी नहीं, इसलिए बातचीत का पूरा फोकस बिहार ही रहा। इस बात से जेडीयू में खलबली मच गई। पटना आकर गिरिराज सिंह ने कह डाला, हवा में हुई मुलाकात के दौरान लालू प्रसाद ने कहा कि उनका मानना है कि बिहार का भविष्य उनके बेटे तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर निर्भर है। लेकिन गिरिराज सिंह के इस दावे का उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तुरंत खंडन कर दिया। गिरिराज सिंह द्वारा किए गए दावे से विपक्षी गठबंधन में संभावित आंतरिक दरार की अटकलें तेज हो गईं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव करने के बाद से ही गठबंधन में दरार की खबरें आ रही हैं। तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह के दावों को बेकार बताया और कहा कि भाजपा नेता और उनके पिता ने उनके राजनीतिक भविष्य के अलावा हर चीज के बारे में बात की। फ्लाइट में अपने पिता के साथ गए तेजस्वी यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह ने मेरे पिता के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की और यहां तक कि मटन रात्रि भोज की मेजबानी में भी रुचि व्यक्त की। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि गिरिराज सिंह ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा द्वारा चुनाव के बाद लिए गए रणनीतिक निर्णयों के बाद उड़ान में अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में चिंता भी व्यक्त की। गिरिराज सिंह और लालू प्रसाद के बीच फ्लाइट में हुई मुलाकात पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी। सुशील मोदी ने दावा किया कि इंडी गुट के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। लालू यादव गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए थे। ये बैठक बीते बुधवार को हुई। गठबंधन में विपक्षी दलों का एक समूह है जो आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। शराब घोटाला मामले में फंसी केजरीवाल सरकार की पोल हर दिन खुलती जा रही है। ताजा मामला नकली दवाइयों का है, जिसे अपने वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल के नाम पर केजरीवाल दिल्ली की जनता को खिला रहे थे। दिल्ली विजिलेंस विभाग ने नकली दवाइयों की ऊंचे दाम में खरीद और खजाने की लूट की पूरी रिपोर्ट एलजी को सौंप दी। दिल्ली में अस्पतालों में नकली दवाइयों की खबर लगते ही एलजी तुरंत एक्शन में आए और मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाइयों को लेकर सतर्कता विभाग ने अपनी रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी। इसके बाद एलजी सक्सेना ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव नरेश कुमार को पत्र लिखकर मामले की जांच और सीबीआई जांच के निर्देश दिए। विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट के आधार बनाकर सीबीआई जांच की सिफारिश करते हुए दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को लिखे नोट में कहा कि यह चिंताजनक है। ये दवाइयां लाखों मरीजों को दी जा रही हैं। दवा की खरीद में भारी बजट आवंटन पर भी चिंता जताई। विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट कहती है कि सरकारी प्रयोगशालाओं में भेजे गए 43 नमूनों में से 3 नमूने विफल रहे, क्योंकि 12 रिपोर्ट अभी लंबित हैं। निजी प्रयोगशालाओं में भेजे गए अन्य 43 नमूनों में से 5 नमूने विफल हो गए और 38 नमूने मानक गुणवत्ता के पाए गए हैं। विजिलेंस विभाग ने सिफारिश की, चूंकि 10% से ज्यादा सैंपल फेल हो गए, इसलिए विभाग को सैंपलिंग का दायरा बढ़ाना चाहिए। दवाएं सरकार की केंद्रीय खरीद एजेंसी द्वारा खरीदी गई और सरकारी अस्पतालों में मोहल्ला क्लिनिक्स को आपूर्ति की गई। एम्प्लोडिपाइन, लेवेतिरसेटम और पेंटोप्राजोल नाम की दवाएं सरकारी और निजी दोनों लैब टेस्ट में फेल हो गई हैं। इतना ही नहीं, सेफेलेक्सिन, डेक्सामेथासोन निजी लैब में फेल हो गए। 11 सैंपल्स की रिपोर्ट चंडीगढ़ की सरकारी लैब में पेंडिंग है। रिपोर्ट्स का निष्कर्ष है कि जो दवाइयां विफल हो गई हैं, ये मानक गुणवत्ता की नहीं। बहरहाल नकली दवा मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश पर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि अभी मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरी जानकारी जुटाकर सरकार अपना रुख साफ करेगी। गोपाल राय ने कहा कि वैसे सीबीआई की जांच की सिफारिश हर तीसरे दिन होती है, लेकिन उन जांच में कुछ निकलता नहीं। इससे दिल्ली के काम प्रभावित होते हैं। जहां जहां की फाइल सीबीआई के पास चली जाती है, वहां अधिकारी काम करना बंद कर देते हैं। दिल्ली के एलजी ने दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां मिलने के मामले की जांच सीबीआई की सिफारिश ऐसे वक्त में की जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के कई नेता लगातार भ्रष्टाचार और घोटालों की वजह से मुसीबत में फंसे हुए हैं। खुद अरविंद केजरीवाल को ईडी दिल्ली लगातार शराब घोटाला मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए 3 बार समन कर चुकी है। अभी दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और राज्यसभा सांसद संजय सिंह कथित अलग अलग घटनाओं घोटालों को लेकर ईडी और सीबीआई के एक्शन की वजह से जेल में हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दिल्ली शराब घोटाला मामला केस में जेल में हैं, वहीं सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में जेल में हैं। खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली के उन गरीबों को भी नहीं बख्शा जिनके वोट से वे सीएम बन बैठे।
महज पैसे के लिए सालों तक केजरीवाल चुपके चुपके दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक्स में नकली दवा सप्लाई करते रहे और इस जानलेवा खेल में 300 करोड़ की काली कमाई कर डाली। नकली दवाइयों की वजह से दिल्ली में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। देश में अब तक बहुत सारे घोटाले हुए, लेकिन लोगों को नकली दवा खिलाने का यह घोटाला अपने आप में पहला है। इस संगीन घोटाले का पर्दाफाश जैसे ही विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट में हुआ, केजरीवाल की पूरी सरकार और पार्टी बैकफुट पर आ गई। माना जा रहा है कि दारू के बाद अब दवा का यह घोटाला केजरीवाल को काफी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि एलजी ने बिना वक्त गंवाए मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के साथ ही सभी नकली दवाओं को तुरंत अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक से हटाने के आदेश दे दिए हैं। अब ये नकली और जानलेवा दवाइयां किसी को नहीं दी जाएंगी। बीजेपी के कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल को अपने रडार पर लिया और कहा, केजरीवाल की हर बात हर काम नकली निकला, लेकिन सरकारी अस्पतालों में मरीजों को नकली दवाई देना केवल करप्शन नहीं, ये महापाप है। अरविंद केजरीवाल पैसों के लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि गरीब बीमार लोगों को नकली दवाई देने लगे। सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयों को लेकर बड़ा बवाल हो गया है। एम्लोडिपाइन, लेवेतिरसेटम और प्रेंटाजोल नाम की दवाइयों की टेस्टिंग में फेल हो जाने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट के आधार पर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। अब इस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दी जा रही दवाइयों के नमूने फेल हो गए हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अगर दिल्ली के लोग जो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों या मोहल्ला क्लिनिक्स में इलाज करा रहे हैं आज जीवित हैं, तो उन्हें भगवान का आभारी होना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने उन्हें मारने की योजना बनाई है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सैंपल लैब रिपोर्ट और विजिलेंस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल और उनके स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये शर्मनाक और दर्दनाक है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में दी जा रही दवाइयों के सैंपल्स फेल हो गए। दिल्ली सरकार की केंद्रीय खरीद एजेंसियों के जरिए खरीदी गई है, सरकारी अस्पतालों के साथ ही मोहल्ला क्लिनिक्स को दी गई है। उपराज्यपाल ने इन दवाइयों को अस्पताल से फौरन हटाने के निर्देश दिए हैं। विपश्यना का बहाना बनाकर अरविंद केजरीवाल ईडी से बचकर दूसरी बार निकल गए, लेकिन ईडी ने पलटकर उन्हें तीसरी बार समन भेज दिया है। केजरीवाल को 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के इस कदम से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई। पार्टी को लगने लगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अब तय है और इससे पहले सीएम केजरीवाल को 2 समन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। उन्होंने खुद के शहर से बाहर होने और नोटिस को अवैध करार दिया था। तीसरे समन के बाद एक बार फिर आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये समन गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि केजरीवाल विपश्यना पर हैं। ऐसे में न तो उन्हें समन मिल सकता है और न ही वे कोई जवाब दे सकते हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा गया नया समन कानूनी प्रक्रिया से ज्यादा केंद्र सरकार का एक राजनीतिक दिखावा प्रतीत होता है। केजरीवाल ईडी की ओर से जारी दूसरे समन के बावजूद जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे, लेकिन इसके एक दिन बाद ही उन्हें दिल्ली शराब नीति मामले में नया नोटिस जारी किया गया। इसमें अब 3 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने को कहा गया। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में भारद्वाज ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल विपश्यना में हैं। ईडी को भी ये बात अच्छी तरह से मालूम है। केजरीवाल को समन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब वो 10 दिन के लिए विपश्यना में और इस दौरान उनके पास संचार का कोई माध्यम नहीं, तो भला वो कैसे इस समन का जवाब देंगे। भारद्वाज ने कहा कि ये समन कानूनी प्रक्रिया से ज्यादा केंद्र सरकार का राजनीतिक दिखावा प्रतीत होता है। प्रवर्तन निदेशालय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत कार्रवाई करती है। ये केंद्रीय एजेंसी आपराधिक श्रेणी वाले फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की भी जांच करती है। एजेंसी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ संपत्ति और उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा करने और यहां तक कि गिरफ्तारी करने का भी अधिकार है। गैर कानूनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को अंजाम देने वाले इसके रडार पर होते हैं। ईडी की पावर का अंदाजा आप यूं भी लगा सकते हैं कि ये एजेंसी पूछताछ के बिना भी आरोपियों की संपत्ति अटैच कर सकती है। ईडी दिल्ली एक्साइज नीति में कथित घोटाले के धन शोधन के पहलू की जांच कर रही है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं कि केजरीवाल इस तीसरे समन का पालन करेंगे या नहीं। अरविंद केजरीवाल इस समय विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर गए हुए हैं और 30 दिसंबर 2023 तक लौटने की उम्मीद है। इससे पहले ईडी ने 18 दिसंबर 2023 को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दूसरा समन जारी किया था और 21 दिसंबर 2023 को पेश होने के लिए कहा था। इस समन को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने राजनीति से प्रेरित करार दिया था
उन्होंने कहा था कि ईडी ने यह समन ऐसे समय में जारी किया है जब वो 20 दिसंबर 2023 को विपश्यना के लिए रवाना होने वाले हैं। ईडी ने इस मामले में 2 नवंबर 2023 को पहला समन भेजकर अरविंद केजरीवाल को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया था। तब अरविंद केजरीवाल खुद को आम चुनाव में व्यस्त बताकर ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में चुनाव प्रचार करने चले गए थे। इस मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के करीबी साथियों और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने दोनों जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। संजय सिंह को 10 जनवरी 2024 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि मनीष सिसोदिया की सुनवाई 19 जनवरी 2024 को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।